नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है एकेडमिक वार्ता पर। मैं डॉक्टर श्री नारायण सिंह। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक को, उसकी जो नीतियां थी उनके विषय में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक को, 1351 से 1388 के बीच। फिरोज शाह तुगलक के अंतर्गत हम लोग जो फिरोज शाह के समक्ष समस्याएं आई, फिरोज शाह के समक्ष समस्याएं, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो नीतियां बनाई उनकी वजह से फिरोज शाह तुगलक के समक्ष या प्रिविलेज में, विशेषाधिकार में कौन सी समस्याएं मिली, उन पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो विभिन्न वर्ग हैं उनकी क्या क्या नीतियां रही, विभिन्न वर्गों की नीतियां। जैसे विभिन्न वर्ग कौन सा हो गया? उलेमा वर्ग, हम लोग जान रहे हैं उलेमा वर्ग क्या होता है। आमिर वर्ग, सैनिक, किसान। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रशासनिक सुधार, फिरोज शाह के समय प्रशासनिक सुधार। उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके जो कल्याणकारी कार्य हैं। आज हम लोग इतना सारा पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग बने रहें क्लास में। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम लोग फिरोज तुगलक के विषय में बात करें तो फिरोज तुगलक के समक्ष बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उनकी कुछ नीतियां ऐसी थी जो, जैसे द्वाब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, इस तरीके से इनकी जो नीतियां थी ये सक्सेस नहीं हो पाई, जिसके कारण देखा जाए तो एक मोहम्मद बिन तुगलक से अच्छा खासा समूह जो है वो संतुष्ट हो गया था। और जो असंतुष्ट हो गया समूह, वो विरासत में फिरोज को मिला, प्रिविलेज में मिला, विशेषाधिकार में मिला। फिरोज तुगलक ने विषम परिस्थिति में सिंहासन प्राप्त किया। वस्तुतः मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों से उत्पन्न असंतोष की जो विरासत मिली, जो प्रिविलेज मिला, जो विशेषाधिकार मिला, वो फिरोज को मिला। ये असंतोष विभिन्न वर्गों, जैसे कृषकों, अमीर, उलेमा और सैनिकों के बीच व्याप्त था। अब इस समस्या से निकलने के लिए उसने क्या किया? उसने एक नियम लगाया, तुष्टीकरण का नियम। जो मोहम्मद बिन तुगलक की एमबीटी की जो कठोर नीतियां थी, उन पर नियंत्रण पाने के लिए उसने तुष्टीकरण का नियम लगाया। जो अमीर वर्ग असंतुष्ट था, तो फिरोज ने क्या किया? शरीयत के आधार पर राज्य को चलाने का प्रयास किया। जिसे धार्मिक आधार पर उसने कर लगाया। सबसे पहले उसने जो 24 टैक्स थे उनको समाप्त करके उसने 4 कर लगाए: जजिया, जकात, खम्स एवं खराज। इन 4 करों को लगाया। जो पहले से चले आ रहे थे 23 प्रकार के कर थे उनको समाप्त कर दिया। जो अन्य 23 प्रकार के कर थे उनको समाप्त कर दिया। उसने जो सेना थी, सैनिक थे, उनको वंशानुगत कर दिया। अब सेना में जो भर्ती है उसी का मामा फूफा का बेटा भर्ती होगा। ये इसकी वीकनेस थी, कमजोरी थी, देखा जाए तो। कृषकों के प्रति उदार नीति अपनाई।
जैसे सबसे पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक था, एमबीटी, उसने जो दर्शकों को ऋण दिया था, जो ऋण दिया था, इसने फिरोज ने उस ऋण के रजिस्टर को नष्ट करा दिया। समझ पाए इस बात को? दासों के प्रति उसका व्यवहार। दासों के प्रति भी इसकी बहुत ही उदार नीति थी। इसने दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना करी और उसमें अधिकारियों की नियुक्त करता था, अर्ज ए बंदगान नाम से। अर्ज ए बंदगान, ये विभाग है, ये अधिकारी है। कहा जाता है ना, इसके समय में लगभग 1,80,000 दास थे। ये दासों का शौकीन था और उनको वेतन भी देता था, 10 से 100 टका तक वेतन देता था। बाकायदा इसका प्रशिक्षण देता था दासों को, और उनकी भर्ती हेतु, निरीक्षण हेतु आरजे बंदगान को नियुक्त करता था। कृषि की बात अगर करें तो कृषि की सुविधा के लिए उसने बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया, पूरा जाल बिछवा दिया था नहरों का। फलों की बागवानी करवाता था। लगभग 1200 बाग लगवाए इसने, और इससे लगभग 1,80,000 टका प्रतिवर्ष आय बढ़ी। फिरोज शाह तुगलक ने मौद्रिक नीति में बहुत सुधार किया। उसने नवीन सिक्के चलाए, उसने नवीन सिक्के चलाए, उसने चांदी का सिक्का चलाया, जिसे ससगनी नाम से जाना जाता है। लगभग 6 जीतन का। इसी के साथ साथ उसने अद्धा और बिक नामक सिक्के चलाए, अद्धा और बिक नामक सिक्के चलाए। ये जो दोनों थे, तांबा और चांदी से निर्मित थे। तांबा
एवं चांदी से निर्मित थे। अगर शहरीकरण की बात करें तो फिरोज तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फिरोज ने हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि नहरों का निर्माण कराया। फिरोज ने हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर व फिरोजाबाद नगरों का निर्माण कराया। इन नगरों से आर्थिक गतिविधि बढ़ी, जैसे शिल्प निर्माण एवं व्यापार के केंद्र बने बाद में। अगर फिरोज के अगर फिरोज के कल्याणकारी कार्यों की बात करें तो फिरोज ने लोक कल्याणी का कार्य जो है उसने जन कल्याणकारी कार्य नहीं है। फिरोज के कल्याणकारी कार्यों की अगर बात करें तो फिरोज की जो लोकप्रियता है, लोकप्रियता का जो कारण है वह उसकी जन कल्याणकारी कार्यों का रहा है। इन कार्यों के माध्यम से उसने जन समर्थन प्राप्त किया। फिरोज ने एक रोजगार कार्यालय खोला। इसी तरह उसने एक असहाय लोगों के लिए दीवान खैरात विभाग की स्थापना करी। सबसे पहले एक असहाय विभाग गरीब एवं असहाय लोगों के लिए, गरीब एवं असहाय लोगों के लिए, लोगों की सहायता के लिए लिखने की, लोगों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना करी। की स्थापना की। जो ये विभाग था दीवान ए खैरात, इस विभाग के तहत जो कन्याएं थी, कन्याओं का विवाह के लिए आर्थिक सहायता देता था, लेकिन सिर्फ मुस्लिम लड़कियों के लिए। गरीबों के भरण पोषण एवं उनकी देखभाल के लिए कार्य भी काम करता था। उसके साथ साथ एक वृद्धों को देख रेख के लिए दीवान इस्तिहाक विभाग की स्थापना करी। इसी तरह वृद्धों की देख रेख के लिए वृद्धों की देख रेख के लिए दीवान इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक विभाग की स्थापना की। ये जो दीवान इस्तिहाक विभाग था, ये आधुनिक जो वृद्धावस्था पेंशन वगैरह मिलती है उसकी तरीके से था। इसी तरीके से दारुसफा की स्थापना करी। इसी तरह दारुसफा दारुसफा या सिफा खाना भी बोलते उसको, की स्थापना की।
इसके अंतर्गत निःशुल्क औषधि मिलती थी, निःशुल्क औषधि वितरण होता था। मतलब जो वर्तमान में जैसे आप लोग राजकीय चिकित्सालयों में जाते हो तो वहां 1 रुपए का पर्चा बनवा लेते हो, दवाइयां आपको निःशुल्क मिल जाती हैं उसी तरीके से। फिरोज ने कहा कि जो अल्लाह ने मुझे जितने वरदान दिए हैं उसमें से सार्वजनिक निर्माण कार्य भी एक वरदान है। इसलिए उसने कहा कि जो उसने अनेक मंदिर मस्जिद बनवाए। उसने कहा मंदिरों मस्जिदों और दरगाहों में जब लोग जाते हैं तो वो अल्लाह को याद करते हैं, इसी क्रम में उसके निर्माणकर्ता को भी दुआ देते हैं, ऐसा उसने कहा। कहा जाता है लगभग इसने 40 मस्जिद, 30 मदरसे, 20 महल, 150 पुलों, 100 सरायों, 200 नगर, 100 अस्पताल आदि का निर्माण कराया। इतना ही नहीं, इसका दृष्टिकोण एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से था। अशोक के स्तंभ को मेरठ जो टोपरा का था उसको वहां से मंगवा कर दिल्ली में स्थापित कराया। टोपरा आप लोग जब मौर्यकाल पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ाया गया था। जो ये टोपरा है ये पड़ता है जिला अम्बाला में। इसको विस्तार से हम लोग मौर्य काल में पढ़े हैं, हरियाणा में है ना। और मेरठ वाला जो था इन दोनों को मंगवा करके उसने दिल्ली में स्थापित करवा दिया था। किसी विद्वान से पूछा कि इनमें स्तंभों में क्या लिखा है, कह दिया साहब इसको ले जाइए। शिक्षा साहित्य की अगर बात करें हम लोग तो वो खुद बहुत एक विद्वान था। उसने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जैसे अफीफ जैसे शम्स ए सिराज अफीफ, तारीख ए फिरोज शाही इनके समय में लिखी। तारीख ए फिरोज शाही लिखी। इसी तरीके से बरनी भी इनके समय में था। बरनी ने फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी, तारीख ए फिरोज शाही। फिरोज तुगलक स्वयं एक विद्वान व्यक्ति था। उसने खुद लिखा फुतवत ए फिरोज शाही। फुतवत ए फिरोज शाही जो इसकी आत्मकथा है। ये ये जब ज्वाला देवी मंदिर कंगड़ा हिमाचल गया, वहां से लगभग 1200 या 1300 संस्कृत ग्रंथ लेकर आया। और उनका जो संस्कृत ग्रंथ थे, संस्कृत ग्रंथ उनका फारसी में अनुवाद कराया, जिसे अजीजुद्दीन खान ने किया। इसका अनुवाद जो है संस्कृत से फारसी में अनुवाद अजीजुद्दीन। इसका नाम दिया दलायल ए फिरोज शाही।
आज यहीं तक, मिलेंगे जल्दी है नेक्स्ट क्लास में। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स।